श्रीलंका वो इकलौता देश है जिस पे भारत ने अपना कब्जा जमाया है। जैसे हमारे लिए तुर्क लोग आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और कब्जा जमाया, उसी तरीके से श्रीलंका के लिए तमिल लोग आक्रमणकारी, घुसपैठिए, ठीक है। और चोल साम्राज्य के दौरान श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था, चोल साम्राज्य के रूप में। अब बात करें अगले देश की, कहाँ चले, है ना। हाँ बेटा, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा नहीं, ठीक है। बॉर्डर तो है ना, बट वहाँ से कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीमाएं साझा है, क्लियर। भारत श्रीलंका पे आ जाए। इससे पहले कि भारत श्रीलंका पे पहुँचे, अमन क्या डाउट था बेटा तुम्हारा? तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि भारत क्यों ने उनको जो मतलब जो चीन से वो ले रहा है, भारत क्यों ने उनको जो सुविधाएं जो चीन से ले रहा है वो भारत को दे दे, और जो उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो चीन से न लेकर भारत से ही ले, जिससे संबंध भी मजबूत रहेगा और उसका हस्तक्षेप भी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है 4 ट्रिलियन की। चीन की अर्थव्यवस्था है 12 से 13 ट्रिलियन की। तो क्या आर्थिक रूप से भारत चीन की बराबरी कर सकता है बेटा? नहीं ना। जितना अवसंरचनात्मक रूप से चीन निवेश कर सकता है, क्या भारत कर सकता है? नहीं। दूसरी चीज़, चीन में लोकतंत्र होकर भी लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी है बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब जो कुछ निर्धारित होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी ही निर्धारित करेगी। उस स्थिति में निर्णय बहुत ही सशक्त और तीव्र गति से ले लिए जाते हैं, जबकि भारत में निर्णयों को लेने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो जब भारत में निर्णय लेने के में सालों साल लग जाते हैं और वहाँ चीन ऐसे फटाफट काम करता है, तो कहाँ प्रतिस्पर्धा होगी बेटा भारत और चीन के बीच? संभव है? नहीं। ऊपर से तीसरा, चीन की रणनीति क्या है कि पहले लोगों को लालची बना दो, ठीक है, फ्री की चीज़ें दे दो, सस्ती चीज़ें दे दो, ठीक है। और फिर जब सस्ती चीज़ों की आदत पड़ जाए, फिर अपने नियम और कानून लागू करना शुरू कर दो। भारत कभी से ऐसा रवैया नहीं अपना सकता। भारत हमेशा से किसी भी देश के साथ जब संबंध बनाता है तो उस देश के विकास के लिए संबंध बनाता है, ना कि अपने विकास के लिए, ठीक है। पारस्परिक लाभ की रणनीति भारत द्वारा हमेशा संचालित की जाती है बेटा, ठीक है। और भारत खुले हृदय से दान करने में विश्वास करता है, ठीक है। ये चीज़ तो ऐसे में चीन की बराबरी कैसे होगी? सर इसमें पड़ोसी रणनीति अपना रहा है, उसके तहत तो कम से कम जो पड़ोसी देश है उनको तो कम से कम पड़ोसी प्रथम की रणनीति बेशक है बेटा, किंतु उस पड़ोसी प्रथम में भी जो लागू किया जा रहा है वो तो वही है ना जो अभी मैंने कहा। पड़ोसी प्रथम में आप ये कहो कि पड़ोसी देशों को जो मदद होगी भारत करेगा, जिस हद पे जाके करनी होगी उस हद पे जाके करेगा, उस देश के हित में करेगा, ठीक है। तो फिर बात बने, वो भारत करेगा नहीं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अभी तारिक रहमान ने ये निर्धारित किया है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश में तीस्ता रिवर परियोजना पे विकास किया जाएगा। भारत अगर चाहे तो ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि जितना चीन के साथ आप करें उतना ही भारत करेगा। आप बताओ, ठीक है, उससे ज़्यादा ही करेगा। तो वो प्रतिस्पर्धा तो निर्मित हो, भारत इस तरह की बात ही नहीं करता है बेटा। भारत कहता है ठीक है, तुम्हें जिसके साथ बातचीत करना है कर लो, ठीक है, साथ में मेरे साथ भी कर लेना।
तो भारत की विदेश नीति के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति आक्रामक नहीं है, ये रक्षात्मक है, कि अपने हितों की रक्षा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, अपने हितों को आगे बढ़ाकर दूसरे देशों में हस्तक्षेप करते हुए बहुत तीव्र गति से अपने हितों को सुरक्षित नहीं कर रहा। भारत कह रहा है कि ठीक है, जियो और जीने दो, सिंपल, ठीक है। ये रणनीति होती है बेटा भारत की। इसीलिए मैंने पहले भी तुम लोगों को उदाहरण दिया है कि क्वाड में भारत नहीं काम कर रहा है प्रॉपरली, क्योंकि भारत कठोर निर्णय नहीं ले सकता बेटा, सिंपल। इसलिए हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। सर, और चीन जिसको लोन की जाल में फंसाते जाता है, तो वो देश मतलब उसी से भी लोन क्यों लेके जाता है सर? और फिर अगर तुम्हें एक कंपनी लोन दे रही है 4% के रेट पे और दूसरी कंपनी कह रही है कि मैं उतना ही लोन दूंगा आधे % के इंटरेस्ट पे, तुम किससे लोगे? आधे % वाले से ना। ये चीज़, ये अलग बात है कि उस आधे % के ऋण पे तुम धीरे धीरे उस कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। अब पता ये तुम्हें भी है कि क्या होगा, कि धीरे धीरे तुम कर्ज के जाल में फंस जाओगे, बट अगर तुम्हें पता है कि तुम ज़्यादा समय के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो रहोगे नहीं, तो अगर कर्ज ले भी लिया तो चुकाएगी भविष्य की सरकार, ठीक है। और उस कर्ज की रणनीति में मैं भी अपना रिश्वत निकाल लूँ, मैं भी अपना कमा लूँ, तो भुगतेगा कौन? उस देश की जनसंख्या, ठीक है। तो ले लिया जाता है। भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में थोड़ी ना है बेटा, ठीक है। भ्रष्ट राजनेता सिर्फ भारत में थोड़ी ना है, विश्व के हर देश में है, ठीक है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण मिलता है श्रीलंका में, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक रूप से अगर देखें तो भारत और श्रीलंका के संबंध कोई अच्छे नहीं रहे हैं, है ना। जिन माता सीता की बात हम कर रहे थे नेपाल के साथ, उन्हीं माता सीता का अपहरण किया गया श्रीलंका के राजा द्वारा, है ना। और फिर हमारे राजा राम साहब उन्हें बचा कर लेकर आए और सोने की श्रीलंका जला दी गई, ठीक है। तो संबंध तो पौराणिक रूप से तनावपूर्ण है बेटा, ठीक है। चलो, ये तो कथाओं की बात हो गई। अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पे काम करता है, किंतु श्रीलंका वो इकलौता देश है जिस पे भारत ने अपना कब्जा जमाया है, ठीक है। और चोल साम्राज्य के दौरान श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था, चोल साम्राज्य के रूप में, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम है, उनके समय में श्रीलंका की जो राजधानी है, श्रीलंका का एक शहर जो है अनुराधापुर, वो चोल साम्राज्य की द्वितीय राजधानी हुआ करता था। इसका मतलब जैसे हमारे लिए तुर्क लोग आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और कब्जा जमाया, उसी तरीके से श्रीलंका के लिए तमिल लोग आक्रमणकारी, घुसपैठिए। अब भारत और श्रीलंका के संबंध मैंने बता दिया पौराणिक रूप से अच्छे नहीं थे, है ना, किंतु अशोक के समय में ये संबंध बेहतर हुए। क्यों? कि अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय पर निकला तो उसने श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी को भेजा। बाकी जगह तो बौद्ध भिक्षु गए, किंतु श्रीलंका में अशोक का बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ठीक है, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो सबसे प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है आज भी, ठीक है। किंतु उसके बाद अशोक के शासनकाल के बाद जब चोल साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ठीक है, उस समय चोल राजाओं द्वारा पूरा का पूरा ये जो बंगाल की खाड़ी थी उसे चोल सागर के रूप में स्थापित कर दिया था। पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी का मतलब ये पूरा क्षेत्र बेटा, ये पूरा क्षेत्र, पूरा बांग्लादेश, म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक और इधर श्रीलंका तक,
ये पूरा का पूरा चोल साम्राज्य के अधीन था। भारतीय इतिहास का वो इकलौता दौर जहाँ भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं से परे जाकर किसी क्षेत्र पर कब्जा जमाया है। ठीक है, और बोलो क्या सवाल है? क्या बोले सर? चोल सागर, बंगाल की खाड़ी को चोल सागर बना दिया था, इसीलिए उन राजाओं को गंगाईकोंड चोल कहा जाता था। ठीक है, ये स्थिति थी। खैर ये तो इतिहास की बातें हो गई। ठीक है, किंतु अब जब श्रीलंका पर कब्जा जमाएंगे कौन लोग? तमिल लोग। ठीक है, तो जब श्रीलंका स्वतंत्र होगा, इन तमिल लोगों के प्रति नज़रिया नकारात्मक होगा, और यही स्थिति हुई। ठीक है, ये तो इतिहास की बात हो गई बेटा। किंतु उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय भी भारत से बड़ी संख्या में तमिल लोग श्रीलंका ले जाकर बसाए गए थे। क्यों बसाए गए थे? बागानी फसलों में मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इस दौरान हुआ क्या बेटा? चोल साम्राज्य के समय से बहुत सारे तमिल श्रीलंका में रह रहे। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान बहुत सारे तमिल भारत से श्रीलंका लेकर गए। ठीक है, और इस परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका में दो प्रमुख समुदाय मौजूद हो गए। कौन सा? एक सिन्हाला, ठीक है, और दूसरे तमिल। क्लियर? अब भारत आज़ाद होता है कब? 1947 में, और श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में। दोनों ही अंग्रेज़ों से दोनों ने आज़ादी प्राप्त की। क्लियर? अब जब दोनों आज़ाद होंगे तो दोनों लगभग एक ही तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेंगे, किंतु उस समय तुरंत ही भारत और श्रीलंका के मध्य तनाव निर्मित हो जाता है। ठीक है, और वो तनाव किस विषय को लेकर था बेटा? तमिल मुद्दे को। क्यों? क्योंकि उस समय 1948 में श्रीलंका में लगभग 10 लाख तमिल लोग रह रहे थे। ठीक है, और श्रीलंका सरकार ने इन तमिल लोगों को श्रीलंका की नागरिकता देने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। राइट? अब ये वर्षों से श्रीलंका में रह रहे, तो भारत नागरिकता दे ही नहीं सकता बेटा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता संबंधी प्रावधान करते हैं, और इसके अंतर्गत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के विषय में बातें उल्लेखित है। किसी अन्य देश के बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहीं और जाके बस गए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये 10 लाख लोग तुरंत ही राष्ट्रहीन लोग बन गए। मतलब ऐसे लोग जिनका कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत उन्हें अपना नहीं रहा है, श्रीलंका उन्हें नागरिकता नहीं दे रही। रह रहे हैं वो श्रीलंका में, किंतु उनका मूल निवास भारत में है, पूर्वज भारत में है। ठीक है, और इसी वजह से ये 10 लाख लोग भारत और श्रीलंका के मध्य तनाव का विषय बन गए, जिसे बाद में नेहरू द्वारा और उसके बाद शास्त्री द्वारा इस मुद्दे को सुलझाया गया। ठीक है, नेहरू के शासनकाल में 6 लाख लोगों को नागरिकता दी गई। ठीक है, जिसमें से भारत ने कितनों को दी? 5 लाख लोगों को, और श्रीलंका ने 1 लाख लोगों को। ठीक है, और फिर जब शास्त्री के शासनकाल में बचे हुए 4 लाख लोगों की बात थी, तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका दोनों ने 2-2 लाख लोगों को अपनी नागरिकता प्रदान की। तो कुल मिला के वो 10 लाख लोगों में से 7 लाख लोग भारत के नागरिक बने और 3 लाख लोग श्रीलंका के नागरिक बने। अब वो लोग श्रीलंका के नागरिक तो बन गए, किंतु इसके बाद भी श्रीलंका में ये तनाव समाप्त नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब ये तनाव बढ़ गया था। विषय कौन से विषय का हो गया था?
समान अधिकारों का, कि नागरिकता मिलने के बाद भी तमिल लोग श्रीलंका में दूसरे दर्जे के नागरिक कहला रहे थे और उन्हें समस्त नागरिक अधिकार मौजूद नहीं थे। ना तो वो संवैधानिक पदों को धारण कर सकते थे, ना वो प्रशासनिक पदों पर रह सकते थे, और अन्य क्षेत्रों में भी उनके अधिकार अत्यंत सीमित थे। ठीक है, डन। अब अगर तमिल लोगों को नागरिकता मिलेगी और फिर भी समान रूप से नागरिक नहीं समझे जाएंगे तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। पहले शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, बट शांतिपूर्ण तरीके से अगर नहीं हल हुआ तो फिर वो क्या करेंगे? हथियारों का सहारा लेंगे, अपना एक संगठन बनाएंगे, और उस संगठन को क्या कहेंगे? उस संगठन का नाम क्या था? लिट्टी, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, और इसके नाम में ही टेंशन थी बेटा। इलम शब्द का मतलब होता है देश। ठीक है, अब अगर तमिल इलम के लिए लिबरेशन टाइगर है जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या चाह रहे बेटा? श्रीलंका से अलग होके अपना एक अलग देश बनाए, यही उनका लक्ष्य है। अब अगर ये लक्ष्य होगा तो श्रीलंका सरकार मान्यता देगी बेटा? श्रीलंका सरकार उन्हें झेलेगी बेटा? श्रीलंका सरकार उनका दमन करेगी या नहीं करेगी? वही श्रीलंका सरकार ने करना शुरू कर दिया। तो 1960 और 70 के दशक में श्रीलंकाई सरकार और तमिल LTTE के विरुद्ध वैचारिक स्तर पर लड़ाई और संघर्ष प्रारंभ था। ठीक है, बट वो वैचारिक स्तर पे था, और ये वैचारिक स्तर की लड़ाई 1980 के दशक में 26 जुलाई 1983 को एक भयानक रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जब LTTE ने 13 श्रीलंका पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, और यहाँ से श्रीलंका में जो आंधी अभी तक छुटपुट हिंसा की थी उसको परिवर्तित कर दिया किसमें? गृह युद्ध में। तो अभी तक जो लड़ाई चल रही थी अब वो फुल फ्लेजेड युद्ध हो गया। ठीक है, किन किन के बीच? श्रीलंकाई सरकार और LTTE के बीच। ठीक है, और अब LTTE ओपनली डिक्लेयर कर रही है किस चीज़ की बेटा? अपनी आज़ादी की। क्लियर? अब यहाँ पर भारत में स्थिति क्या थी? ये 1983 का वो समय है बेटा जहाँ पर इंदिरा गांधी खालिस्तानियों से लड़ रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को इतना मौका मिला नहीं श्रीलंका में हस्तक्षेप करने का या श्रीलंका के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने का। किंतु इंदिरा के जो उत्तराधिकारी थे राजीव गांधी, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, राजनैतिक तौर पे परिपक्व नहीं थे। ठीक है, ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, उनकी रुचि ही नहीं थी बेटा राजनीति में। बट किंतु इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी थे। संजय गांधी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था कांग्रेस के पास। ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका सरनेम गांधी हो। ठीक है, तो संजय गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, सॉरी राजीव गांधी को। ठीक है, अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे? हस्तक्षेप न करने की रणनीति अपनाएंगे, ये सोचकर कि अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता है तो श्रीलंका की सरकार भारत पे ज़्यादा विश्वास करेगी। क्यों? क्योंकि 1971 में इसी तरह की स्थिति बनी थी एक और पड़ोसी देश में। भारत द्वारा हस्तक्षेप किया गया, भारत द्वारा मदद की गई, और उसका परिणाम ये निकला
कि भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि भारत ने ही पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। ठीक है, तो अब वो राजीव गांधी नहीं चाह रहे थे बेटा। राजीव गांधी चाह रहे थे कि ये आंतरिक मामला है, आंतरिक रूप से श्रीलंका खुद ही निपट ले। ठीक है, किंतु 1987 में परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने साहब ने राजीव गांधी को न्योता भेजा कि आप आइए और इस समस्या का हल करने की कोशिश कीजिए। मतलब 83 से 87 तक श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में है, लड़ाई हो रही है बेटा श्रीलंकाई तमिल और श्रीलंका की सरकार के बीच, और अब भारत पहुंचती है समझौते के लिए। किसके साथ? श्रीलंका की सरकार के साथ। और 1987 में ऐतिहासिक राजीव जयवर्धने समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसे कोलंबो समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते के अनुसार भारत क्या करेगा? अपनी शांति सेना भेजेगा श्रीलंका में। ठीक है, जो दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, चलो तो लिखो इसमें। ठीक है, डन। तो स्थिति क्लियर हो गई बेटा। अब इसी की वजह से क्या होगा बेटा, बाद में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। ठीक है, राजीव गांधी की। डन। तो राजीव गांधी की हत्या इसी कारण से हुई है कि एलटीटी का जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, और उस वजह से एलटीटी ने ये माना कि श्रीलंका में जो राजीव गांधी पहुँचे थे और जो समझौता किया था वो एलटीटी का दमन करने के लिए किया गया था। ठीक है, बेशक हमारी इच्छा एवं नीयत साफ थी, ठीक है, फिर भी हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जान गंवाकर। ठीक है, किंतु इसमें पूरी तरीके से गलती एलटीटी की भी नहीं थी, गलती राजीव गांधी की भी थी। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। ठीक है, राजीव गांधी के पास ये पूर्व सूचना थी कि आज उन पर हमला हो सकता है। ठीक है, तो आप ये चुनावी रैली स्थगित कर दीजिए। बावजूद इसके राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, मैं चुनावी रैली करूँगा। ठीक है, ऊपर से मौसम भी खराब था, तो हवाई मार्ग से जाने की बजाय सड़क मार्ग से पहुँचे थे, बट चुनावी रैली करना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो वो जो वही हुआ बेटा चुनावी रैली में जो नहीं होना था। ठीक है, इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था बेटा कि इंदिरा गांधी को भी पूर्व में ही ये चेतावनी दे दी गई थी कि आपके 2 अंगरक्षक जो सिख समुदाय के हैं वो आपकी हत्या कर सकते हैं, इन्हें हटा दीजिए। ठीक है, किंतु इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर मैं इन्हें हटाती हूँ तो एक प्रधानमंत्री के रूप में ये गलत निर्णय होगा। जो भी पंजाब में हुआ या जो भी पंजाब में करने का आदेश मेरी सरकार ने दिया वो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका किसी धर्म या समुदाय से लेना देना नहीं था। और अब अगर मैं इन 2 अंगरक्षकों को हटाती हूँ तो ये गलत संदेश जाएगा कि इंदिरा गांधी एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने उसे नहीं हटाया। ठीक है, और पूरे समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना शुरू कर दिया था, किंतु पूरे दिन में वो सिर्फ एक ही समय बुलेट प्रूफ नहीं पहनती थी, जब वो मंदिर जाती थी अपने ही आवास में, और उसी मंदिर से लौटते उन्हीं के वही 2 अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का जो निर्णय है वो समझ में आता है बेटा, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी ना तो प्रधानमंत्री थे और ना ही किसी तरह की आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर रहे थे, वो चुनावी रैली के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो फ़र्क होता है बेटा एक साहसी निर्णय में और एक बेवकूफ़ी भरे निर्णय में, तो दोनों स्थिति है। डन। तो बट परिणाम क्या हुआ बेटा, इसके बाद अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करती है किसी देश की कोई भी संगठन, तो क्या भारत उस देश के साथ संबंध बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो 1991 के बाद
भारत और श्रीलंका के संबंध एकदम उदासीन हो गए। भारत ने निर्धारित कर लिया कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, तुम्हें जो करना है करो। श्रीलंका की सरकार को एक तरह से फ्री हैंड मिल गया, क्योंकि अब भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा और एलटीटी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसी एलटीटी ने उनके पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये वो स्थिति थी जो 1990 के बाद पनप गई, और परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका सरकार बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई, और अंततः श्रीलंका सरकार ने 2008 में एलटीटीई को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका से ख़त्म हो गई बेटा। क्लियर? और इसमें पूरी तरीके से जो श्रीलंका की मदद की गई है वो किसके द्वारा की गई है बेटा? चीन के द्वारा। अब भारत अगर उदासीन होगा तो चीन आक्रामक होगा ही होगा। ठीक है, तो चीन ने कहा ले जाओ जितना पैसा चाहिए। ठीक है, कितने हथियार चाहिए मुझसे ले जाओ। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी मैं कर देता हूँ। क्लियर? तो चीन ने वो कर्ज के जाल की रणनीति बुनना शुरू कर दिया, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के महेंद्र राजपक्षे, ठीक है, ये भारत के उदासीन रवैये को देखते हुए चीन की तरफ झुकते चले गए। ठीक है, और भ्रष्ट इंसान तो थे ही। ठीक है, चीन ने और ज़्यादा पैसा देते हुए इनके भी काम सारे खराब करवा दिए। क्लियर? तो परिणाम अंततः ये हुआ कि 2008 में एलटीटी की समस्या समाप्त हो गई, और जैसे ही एलटीटी की समस्या समाप्त हुई, भारत ने श्रीलंका के साथ दोबारा अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। किस आधार पे? मानवीय आधार पर। अब जब 2008 में युद्ध खत्म हुआ, अगले ही साल भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह श्रीलंका का दौरा करते हैं। श्रीलंका में ये घोषणा करते हैं कि वो कुछ 5000 घरों का निर्माण करेंगे। किस क्षेत्र में? जाफना क्षेत्र में, जो एलटीटी का गढ़ माना जाता था। ठीक है, स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और वो सारी बुनियादी अवसंरचनाएं निर्माण की जाएगी जिसकी तमिल लोगों को आवश्यकता है। क्लियर? तो अब भारत द्वारा संबंध किस आधार पर बनाए जा रहे हैं श्रीलंका के साथ? मानवीय आधार पर। क्लियर? ताकि तमिल समुदाय के साथ भारत अच्छे संबंध बना सके, और उसका प्रयोग करते हुए भारत राजनीतिक रूप से श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बना सके। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के संबंधों में जो सबसे बड़ा तनाव था, वो तनाव अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, एलटीटीई का।